लेक्चर 32 फ्लिटी नेचर और मिशिका की एक्टिंग। 3 दिन हो गए पर ये वीरेन पता नहीं कहाँ चला गया। पता ही नहीं चल रहा। नहीं, मैं इतने दिन वीरेन से दूर रही। वीरेन को छोड़कर गई, उसका दिल तक तोड़ दिया, ताकि वो लड़कियों से इतनी नफरत करे कि मेरे अलावा किसी और को देखने की ख्वाहिश में ना सोच सके। पर और मैं मेरे प्लान में कामयाब भी रही। इसने अपने आसपास भी किसी लड़ाई को फटकने भी नहीं दिया। यहाँ तक कि पहले जिस ऑफिस में मेल फीमेल साथ में काम करते थे, अब उनका भी सेपरेट एरिया करवा दिया वीरेन ने, ताकि उसे लड़कियों की शक्ल भी नहीं देखने को मिले। मुझे अपने ख्यालों से भी नहीं निकाल पाया है ये, और अब मेरे वापस आने पर इतना नज़रअंदाज किया, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। मिशिका गुस्से में अपने कमरे का सामान तोड़ रही थी। तभी कमरे में मिहिर, मिशिका का छोटा भाई, पर मिशिका से बड़ा था, अंदर आया तो देखा मिशिका का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मिहिर तुरंत उसके पास आया और बोला, मिशु, ये क्या पागलपन है? ये कमरे का क्या हाल किया है तुमने? जानती हो तुम्हें चोट लग सकती है, फिर भी ये सब। चलो यहाँ से। मिशिका उसका हाथ छुड़ाकर बोलती है, भाइया आप भी मुझे कावेश भाई जैसे झूठी तसल्ली देने आए हो तो चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मुझे सिर्फ वीर चाहिए। सिर्फ वीर। मिशिका गुस्से में मिहिर को धक्का देते हुए बोली। मिशिका का गुस्सा इतनी बढ़ गया था कि उसे अपने गुस्से में ये भी नहीं पता चला कि उसके हाथ पर कट लग गया है। और उसके हाथ से खून रिस रहा था। धीरे धीरे उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर गिरने लगी। तभी मिहिर ने जल्दी से जाकर उसे अपने बाहों में थाम लिया और मिहिर उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, मिशु मिशु, होश में बच्चा। मिशु। जब उसकी नज़र मिशिका के हाथ पर जाती है तो वो घबरा जाता है। उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हुए अपने घर में काम करने वाले नौकर से चिल्लाते हुए बोला, श्याम, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर बुलाओ, जल्दी। अपने कमरे में आकर मिशिका को बिस्तर पर लेटा देता है और उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है ताकि खून ज्यादा ना बहे। मिहिर घबराते हुए जल्दी से अपना फोन निकाला और कावेश और अपने डैड मी कपूर को फोन लगाने लगा। कावेश को फोन लगाकर बोला, भैया जल्दी घर आ जाओ, भैया प्लीज जल्दी घर आ जाओ। वो मिशु। इसके आगे उसे कहते ही नहीं बन रहा था। दूसरी तरफ कावेश मिहिर की बात सुनकर घबरा गया और घबराते हुए बोला, मिशु को क्या हुआ? मिहिर की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। भैया जल्दी से डैड को लेकर घर आ जाए, वो इतना ही बहुत मुश्किल से बोल पाया था। कावेश फोन काटकर जल्दी से मी कपूर के केबिन में गया और घबराते हुए बोला, डैड जल्दी से घर चलिए, मिहिर का फोन आया था, वो बहुत रो रहा था, जल्दी चलिए डैड। मी कपूर उसकी बात सुनकर एक पल को हड़बड़ा गए, फिर उठकर बाहर ले, हाँ जल्दी चलो। इधर देवराज जी कहीं चले गए थे, किसी को भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं, बस ये कह गए कि 2 दिन में वापस आ जाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में ऋषि को ही दोनों कंपनियों को संभालना है। जैसे ही ये खबर दक्ष को पता चली तो उसकी तो सांस ही अपक गई। क्योंकि वो दक्ष के फ्लिटी नेचर को अच्छे से जानता था। वो ऊपर देखकर बोला, हे भगवान, आपको मुझ गरीब पर जरा भी तरस नहीं आता क्या? पहले वीरेन सर का खडूस अपना झेल रहा था, चलो उनकी तो अब आदत लग चुकी थी, पर ऋषि सर, उन्हें क्यों मेरी कुंडली में बैठा रहे हो? मैंने क्या पिछले जन्म में आप सब की बीबी के साथ फ्लर्ट किया था जो आप मुझे इन फ्लिटी ऋषि सर के साथ काम करवा रहे हो? ये खुद तो लड़कियों से फ्लर्ट करने में बिजी रहेंगे और मुझ बेसहारा से अपना पूरा काम करवाएंगे। दक्ष अभी अपना दुखा भगवान को याद करके यकोस के रो ही रहा था कि तभी ऋषि उसके केबिन में आया और मुस्कुराते हुए दक्ष से बोला, अरे दक्ष बाबू, काहे भगवान को इतना परेशान कर रहे हो? उनको तो उनकी वाली है परेशान करने के लिए, तुम भी अगर उन्हें परेशान करने लगे तो बेचारे कहीं भगवान के पद से इस्तीफा ही ना दे दे। ऋषि ने ये बात कुछ इस तरीके से कही थी कि दक्ष भी हंसने से रोक नहीं पाया खुद को। अब मैं हंसी ऋषि की बात पर थी या फिर अपनी किस्मत पर थी, ये ही तो दक्ष बाबू ही जाने। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। दक्ष नकली हंसी हंसते हुए बोला, ऋषि सर, मैं आपका ही वेट कर रहा था। बड़े सर ने बोला था कि कुछ दिन आप ऑफिस आओगे, पर आपने तकलीफ क्यों ली? मुझे बुला लिया होता, मैं ही आ जाता आपके पास। दक्ष, मुझसे घबराने या मेरे सामने मेरी तारीफ मत करो, मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर मुझे गालियां दे रहे होगे।
हे ना, वैसे ये सब छोड़ो और जल्दी से केबिन में आओ, कुछ जरूरी काम है। कहकर ऋषि तुरंत ही वहां से निकल गया। ऋषि के पीछे पीछे दक्ष भी चला गया। दक्ष केबिन में आकर बोला, बताइए सर, कौन से प्रोजेक्ट की फाइल ला कर दूं? तो ऋषि उसे बीच में ही रोककर बोला, हे रुको यार, क्या तुम भी काम लेकर बैठ गए? तो दक्ष नासमझी से बोला, सर आपने ही तो बोला था कि जरूरी काम है आपको। अरे दक्ष साहब, लगता है भाई के साथ काम करते करते तुम भी उनके जैसे ही बन गए हो। काम काम और बस काम। अरे भाई, काम की दुनिया के बाहर भी एक रंग बिरंगी खूबसूरत दुनिया होती है। मैंने तुम्हें उस दुनिया के काम के बारे में जानने के लिए बुलाया है। ऋषि सपनों की दुनिया में सैर करता हुआ बोला। मैं कुछ समझा नहीं सर, दुनिया तो एक ही होती है ना? दक्ष बेहद मासूमियत से बोला। तो ऋषि उसके पास आकर उसके गाल खींचता हुआ बोला, अले हमारे दक्ष बाबू को तो दुछली दुनिया के बारे में पता ही है। चलो कोई बात नहीं, आपको दुछली दुनिया के बारे में बताने के लिए आपके लिच्छी भैया है ना, वो आपको दुछली दुनिया के बारे में बताएंगे। ओके। दक्ष को तो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पागल ही ना हो जाए। क्या वो ऋषि को एक छोटा बेबी दिख रहा है जो वो इस तरह बच्चों के जैसे गाल खींचकर बात कर रहा है? ऋषि उससे दूर होता हुआ बोला, दूसरी दुनिया मतलब कि हसीनाओं की महफिल पिघले। दक्ष उसे हैरानी से देखते हुए सोचता है, मैं भी क्या सोच बैठा, ये ऋषि सर है, इनका बदलना इम्पॉसिबल है। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब ऋषि से उससे कहा, दक्ष तुम मुझे उन सभी लड़कियों की लिस्ट लाकर दो जिन्होंने पिछले 1 साल में ये ऑफिस ज्वाइन किया है। यस सर, बोलकर दक्ष वहां से चला गया। दूसरी तरफ कावेश और मी कपूर घर पहुंचे। हॉल में उन्हें परेशान सा श्याम इधर उधर घूम रहा था। दोनों को देखकर वो उनके पास आकर बोला, साहब वो बिटिया बेहोश हो गई, उनके हाथ से भी खून बह रहा है। दोनों इतना सुनकर कमरे की तरफ भागे। मिशिका का कमरा बिखरा देख दोनों ही डर गए। वो उसके जिद्दी नेचर को जानते थे। उन्हें डर था कि मिशिका ने कुछ कर ना लिया हो। वो दोनों मिहिर के कमरे में गए जहां मिहिर एक तरफ खड़ा मिशिका को देख रहा था तो वही डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। दोनों अंदर आए। मिहिर कावेश को देखकर जल्दी से उसके गले लग गया और रोते हुए बोला, देखो ना भैया, मिशु को क्या हो गया? मुझे मेरी बहन ठीक चाहिए भैया, आप कुछ कीजिए ना। कावेश उसे शांत कराते हुए बोला। मिहिर चुप हो जा, डॉक्टर देख रहे हैं ना, मिशु को कुछ नहीं होगा। नी कपूर की आंखें भी नम हो गई। आखिर उनकी इकलौती बेटी थी जो कि 4 पीढ़ियों के बाद उनके परिवार में आई थी, इसलिए सभी ने उसे हाथों हाथ पाला था। उसके कहने से पहले वो चीज़ उसके लिए दोनों भाई और मी कपूर लाकर दे देते थे। उसे इस तरह देखकर उनके दिल में दर्द सा हो रहा था। डॉक्टर मिशिका को चेक कर मी कपूर और कावेश के पास आकर कहते हैं, देखिए इन्होंने स्ट्रेस ले लिया है किसी चीज़ का, बाकी आप इनका ध्यान रखें, थोड़ी देर में ये होश में आ जाएगी। और ध्यान रहे इन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो। जी हम ध्यान रखेंगे, तीनों साथ में कहते हैं। मिहिर डॉक्टर को छोड़ने बाहर चले जाता है और मी कपूर और कावेश मिशिका के पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगते हैं। मिहिर भी आकर उन्हीं के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में मिशिका होश में आ जाती है। उसे होश में आता देख तीनों की जान में जान आ जाती है। मिशिका कावेश को देख उससे पूछती है, भाई वीर? कावेश उसे शांत कराते हुए बोला, शश चुप, पहले आराम कर, क्या हालत कर ली? पता है कितना डर गए थे हम सब। जान है तू हमारी, कितनी तकलीफ होती है तुझे ऐसे देखकर, पता भी कुछ तुझे? भैया तो मुझे वीर ला दो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज भैया। मिशिका अपनी सनक में ही बोली, तू आराम कर, अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? कहकर कावेश उसे लेटा देता है और थपकी देकर सुलाने लगता है। उसके सोने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। तीनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। नी कपूर कावेश से कहते हैं, कवि हम मिशी को ऐसे नहीं देख सकते। मैं नी कौशिक से बात करूंगा, वो जरूर मेरी परेशानी समझेंगे। तो कावेश कहता है, डैड आप कुछ नहीं करेंगे, मैं पता कर रहा हूँ, अब जो करना है मैं खुद करूंगा। दोनों सर हिला देते हैं। इधर कमरे में मिशिका जो कि सोने का नाटक कर रही थी, वो उन तीनों के जाते हुए बोली, व्हाट अ ग्रेट एक्ट यू आर मिशु डॉर्लिंग। अब तो भाई और डैड को मुझे वीर किसी भी कीमत पर लाकर देंगे, आफ्टर ऑल इतना प्यार जो करते हैं तुझसे। कहते हुए हंसने लगती है। फिर खुद से ही, चल मिशु बेब सो जा, आखिर एक्टिंग करने में भी तो कितनी मेहनत लगती है। कहते हुए वो ब्लेकेट होकर सो जाती है। शिमला में नाश्ते के वक्त से ही हिती गुस्से के कारण बदबद रही थी। डॉट 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 खुद को समझता क्या है जब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। डॉट 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 डॉट
और खुद ने ही तो कहा था कि खुद को मेरी पत्नी समझने की गलती मत करना। तो अब खुद क्यों मुझ पर अपना पति वाला हक जता रहा है? मैं उसे साफ साफ कह दूंगी मुझे यहाँ नहीं रहना, और फिर मेरा कॉलेज का आखिरी ईयर है, मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं। हाँ ये ठीक है, फिर मुझे मम्मा का प्यार भी मिलेगा। डैड, शुभी और ऋषि हम मस्ती करेंगे, वो भी बहुत सारी। हिति कभी गुस्से में तो कभी बहुत खुशी से खुद से ही बोल रही थी। वीरेन जो उसे कब से दरवाजे से खड़े होकर देख रहा था, उसे हिति का बिहेवियर देखकर डॉक्टर सिंह की कही बात याद आ गई, जो डॉक्टर सिंह ने देवराज जी के जाने के बाद वीरेन से अकेले में कही थी। फ्लैशबैक। वीरेन बेटा, मैं ये बात तुम्हें अकेले में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है, आखिर तुम उसके पति हो तो तुम्हें ही उसे संभालना होगा। क्या बात है, आप सीधे सीधे कहिए, वीरेन परेशानी से बोला। वीरेन बेटा देखो, जो भी ड्रग उसे दी जा रही थी और इन दिनों वो ड्रग न लेने के कारण उसके दिमाग पर इफेक्ट हुआ है, और ये बात तुम्हें कुछ दिनों बाद से समझ आएगी। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि उस ड्रग के कारण हिताक्षी का बिहेवियर पल पल में बदलने लगेगा, जैसे कभी कभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगी तो अगले ही पल बहुत मासूम, जस्ट लाइक अ लिटिल चाइल्ड। और उसके इस बिहेवियर से सबसे ज्यादा तुम इफेक्ट होगे, बिकॉज यू आर हर हस्बैंड। तो उसे इस समय सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत होगी, तुम्हें पेशेंस से काम लेना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगी। और एक खास बात, उसे दवाई समय से देनी है, नहीं तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। बाकी तो तुम समझदार ही हो। फ्लैशबैक एंड वीरेन हिति का पल पल बदलता व्यवहार से खुद से ही बोला, हिति अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें मैं पहले जैसा करके रहूंगा, पता नहीं कब तक सब ठीक होगा। कहकर वो अंदर आता है तो देखता है कि हिति खुद से बदबदाते हुए ही सो गई है, वो भी बेड के कोने पर ही। वीरेन उसके पास आकर उसे गोद में उठाकर उसे बेड के बीचों बीच सुलाकर वही बैग लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। लैपटॉप पर 2 दिन पहले का एक मेल आया था, वो उस मेल को ओपन करके देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। 32 भैया नहीं, वीरेन जैसे ही मेल देखता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो तुरंत दक्ष को कॉल करता है। हेलो दक्ष, अभी इसी वक्त उस नकली मी हिरोशी को पकड़ो और उसे अपने पुरानी जगह ले जाकर कैद कर उससे असली मी हिरोशी के बारे में पता करो, और ये भी पता करो कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। उद्धरण चिन्ह। दक्ष उसकी बात सुनकर बस ओके सर कहता है। उस प्रोजेक्ट फाइल को फिर से रीड करना जो उस नकली हिरोशी ने बनवाई थी। जापानी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मुझे फिर से बनाकर मेल कर देना, मैं चेक करके बाकअप की डिटेल्स तुम्हें बताता हूँ। वीरेन ने ये कहकर तुरंत फोन काट दिया। इधर हिताक्षी को नींद में झटके लगने लगे। वीरेन का पूरा ध्यान इस समय लैपटॉप पर ही था, तो उसे हिताक्षी के बारे में पता नहीं चला। लेकिन कुछ टूटने की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। हिताक्षी के हाथ लगने से साइड टेबल पर रखा ग्लास गिरकर टूट गया था। वीरेन हिति को देखकर डर जाता है। वो दौड़कर हिति के पास आया। तो देखा कि हिति का पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ है। वो तक तेज तेज सांसें ले रही थी। हिति की ऐसी हालत देख वीरेन परेशान हो गया। उसे चिंता होने लगी कि हिति को अचानक क्या हो गया। डॉक्टर सिंह ने उसे उसकी बेखती हालत के बारे में बताया था, पर यह सब भी हो सकता था ये नहीं बताया था। वो हिति के पास बैठ गया और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने लगा। हिति उठो, क्या हो रहा है तुम्हें? हिति प्लीज आंखें खोलो। हिति उसके बार बार चेहरा थपथपाने और आवाज देने के कारण उसकी आंखें खुल गई और वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। वीरेन ने उसे ऐसे देखा तो बोला, क्या हुआ था तुम्हें और तुम्हारे चेहरे पर ये डर कैसा? बोलो, कोई बुरा सपना देखा क्या? हिति डरी सहमी सी वीरेन की तरफ देखने लगी। वो डरते हुए बोली, वो ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, मुझे सबसे दूर कर देगा। उसने कहा, वो आ गया है, वो ले जाएगा मुझे नहीं जाना उसके साथ। वो उसकी तरफ उम्मीद से देखते हुए बोली, जैसे जानती हो कि वीरेन उसे कुछ नहीं होने देगा। वीरेन उसका हाथ थाम उसके चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोला, शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा जब तक मैं हूँ, समझी? वो सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं थी, और सपने हमेशा सपने ही रहते हैं, वो हकीकत नहीं होते। इसलिए शांत हो जाओ और जाओ, रेडी हो जाओ, हम शिमला घूमेंगे। तुम्हें पहाड़ी जगह पसंद है ना?
उसकी पसंद के बारे में वीरेन के मुंह से सुनकर वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वीरेन उसके इस तरह देखने से बोला, हैरान मत हो, तुम्हारे दादू ने ही बताया था कि बचपन से ही तुम्हें पहाड़ी जगह पसंद है। तो हिती कुछ नहीं बोलती सीधे कबर्ड से अपने कपड़े निकाल बाथरूम में घुस जाती है। वीरेन भी ये देखकर अपने कपड़े कबर्ड से निकाल दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वीरेन वापस अपने कमरे में आता है तो देखता है हिती ने व्हाइट और येलो कलर का सिंपल सा पर बहुत ही सुंदर प्लाजो कुर्ती पहनी हुई थी। और आईने के सामने अपनी बालों की सिंपल वन साइडेड चोटी बना रही थी। वीरेन उसके इस सिंपल पर बहुत ही सोवर रूप को देखकर पलके झपकाना भूल गया। फिर जैसे ही उसे ध्यान आया कि वो हिती को घूर रहा है तो झट से अपने नजरें इधर उधर कर ली। तभी हिती अपने कान में झुमके पहनते हुए उसकी तरफ देखा। वीरेन को यो इधर उधर देखते हुए बोली, आपका ही कमरा है, पहले कभी देखा नहीं क्या, जो इस तरह इधर उधर पूरे कमरे को स्कैन कर रहे हैं। हिती की बात सुनकर वो हकलाते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम तैयार हुई कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये इस तरह इधर उधर देखकर हिती अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम तैयार हो गई तो चलो, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर बिना उसकी तरफ देखे वो बाहर चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद हिती भी बाहर आ जाती है। पहले इसके बाहर आकर देखती है तो वीरेन गाड़ी में बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। हिती भी चुपचाप आकर उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। वीरेन गाड़ी स्टार्ट करता है पर वो हिती की तरफ देखकर अचानक ही ब्रेक लगा देता है। उसके ब्रेक लगाने से हिती संभल नहीं पाती और उसके सर गाड़ी के डेस्क से टकराने ही वाला होता है कि वीरेन उसके सर के आगे अपना हाथ रख उसे चोट लगने से बचा लेता है। फिर हिती को सीधा बैठाते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो जो सीट बेल्ट भी नहीं लगाई, पता है लग जाती ना अभी। वीरेन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। हिती उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर रोने लगती है। और अपने हाथ पर मारने लगती है। वीरेन उसे इस तरह रिएक्ट करते देखता है तो उसका सिर ही घूम जाता है कि अभी तो ठीक थी, अचानक ये कैसा बिहेव करने लगी। वो उसे पकड़ते हुए कहता है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोला, चुप चुप बिल्कुल, और कौन से मैनर्स होते हैं, गाड़ी में कोई इस तरह बिहेव करता है क्या? ये क्या तुम छोटे बच्चों की तरह अपने हाथ पैर चला रही हो? बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो तो बड़ों की तरह बिहेव करो, समझी? अब चुप करके गाड़ी में बैठी रहोगी, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए अब। वीरेन हिती को गुस्से से बोलता है। उसकी डांट सुनकर हिती और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए अपने हाथ को वीरेन के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, गंदे अंकल, आप बहुत ही गंदे वाले अंकल हो, मुझे कितनी जोर से डांटा। उसके मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर तो वीरेन लगभग बेहोश होते होते बचा। उसने तुरंत गाड़ी के मिरर में अपने आप को देखा, फिर हिती को घूरते हुए बोला, किस एंगल से मैं तुम्हें अंकल लग रहा हूँ? दादू कहते हैं जो आपसे बड़ा होता है उसे भैया या फिर अंकल बोलते हैं, हिती सुबकते हुए बोली। पर अगर आपको अंकल पसंद नहीं आया तो मैं आपको भैया नहीं, अंकल ही ठीक है, भैया नहीं, वीरेन जोर से चिल्लाते हुए बोला। ठीक है अंकल, पर आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं और मुझे डांट भी रहे हैं? हिती अब भी रो रही थी। उसके इस तरह बिहेव करने से वीरेन का दिमाग लगभग काम करना बंद ही कर दिया था और ऊपर से उसके भैया बोलने पर तो उसे झटका ही लग गया। वो मन ही मन खुद से बोला, ये पता नहीं इसे क्या हो गया। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आई कि कभी कभी वो बच्चों जैसा बिहेव करने लगेगी। ये बात और हिती के उसे भैया बोलना याद आते ही वो जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगा। नहीं यार, माना कि मैंने जबरदस्ती शादी करी है इससे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना ये मुझे भैया बोलने लगे। नहीं नहीं भैया नहीं, वीरेन मन ही मन खुद से बतियाते हुए बोला। उसके कानों में हिती के सिसकने की आवाज आई तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उससे बोला, अच्छा सॉरी, अब नहीं चिल्लाऊंगा, ठीक है? अब जल्दी से रोना बंद करो और सीट बेल्ट लगाओ। हिती सुबकते हुए बहुत ही मासूमियत से बोली, ठीक है, पर हमें सीट बेल्ट लगानी नहीं आती। वीरेन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्या मतलब तुम्हें सीट बेल्ट लगानी नहीं आती? हिती अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओहो अंकल, आपको तो कुछ पता ही नहीं, मैं छोटी हूँ ना, तो मुझे कैसा आएगा सीट बेल्ट लगाना? आप भी ना, कुछ नहीं पता आपको तो। वीरेन हैरानी से अपने मन में थे, छोटी, और ये लगता है जितना भी मैंने इसे रुलाया है सबका का बदला ये इस तरह मुझसे लेगी। इसे ठीक करते करते कहीं मैं ही ना पागल हो जाओ। फिर हिती से बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सीट बेल्ट लगाना नहीं आता। कहकर उसने हिती की तरफ झुकते हुए सीट बेल्ट लगा दी और खुद सीधा होकर गाड़ी ड्राइव करने लगा।
33 वीर। हिति का सीट बेल्ट लगाकर वीरेन गाड़ी ड्राइव करने लगा। गाड़ी स्टार्ट होते ही हिति ताली बजाकर खुश होते हुए बोली, ये हम घूमने जा रहे हैं। डॉट 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 मजा आएगा। वीरेन उसे इस तरह खुश होता देख हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर जल्दी ही उसकी ये मुस्कुराहट उसने छुपा भी ली। वो हिति को देखकर बोला, हिति शांति से बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें यही उतार दूंगा। हिति उसकी बात सुनकर मुंह पर उंगली रखकर चुप हो गई, पर उंगली रखने के बाद भी वो बुदबुदा रही थी। ओह खडूस अंकल, इनको तो आता ही नहीं है कि छोटे बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वीरेन ने गाड़ी शिमला के सबसे फेमस मॉल द हाइट्स पॉइंट पर रोकी। वो मॉल शिमला की ऊंची जगह में से एक पर बनी थी और बेहद दिलकश दिख रही थी। वीरेन ने अपने सीट बेल्ट को निकाला, फिर हिति की तरफ झुककर उसका सीट बेल्ट भी ओपन कर बोला, चलो बाहर आओ, हम पहुंच गए। हिति अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाकर उतर गई। वीरेन हिति का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर आया। हिति टिमटिमाते आंखों से पूरा मॉल देख रही थी। वो खुश होकर बोली, वाह अंकल, ये तो कितना प्यारा है ना? हाँ, बहुत सुंदर है, और मैं तुम्हें यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी करवाऊंगा, पर एक शर्त है। वीरेन ने वैसे ही उसका हाथ पकड़े हुए कहा, ठीक है, मैं मानूंगी, पर आप मुझे एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खिलाओगे? ओके, वो अपनी उंगलियों के इशारे से बोली। ओके, खिलाऊंगा, पर अब से तुम मुझे अंकल नहीं बोलोगी। ओके ओके, पर अगर मैं आपको अंकल नहीं बोलूंगी तो आपको बुलाऊंगी कैसे? हिति कंफ्यूज होते हुए बोली, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ओके। वीरेन शांत और अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओके, पर मुझे तो आपका नाम बहुत ही बड़ा लगता है। मैं नहीं बोलूंगी, हिताक्षी मुंह बनाते हुए बोली। तो तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो बुलाओ, पर प्लीज ये अंकल मत बुलाओ, वीरेन खींचता हुआ बोला। ओके, तो मैं आपको वीर बुलाऊंगी, जैसे आप मुझे हिति बुलाते हो। ओके, वो खुश होते हुए बोली। ओके, तुम्हें जो सही लगता है वो बुलाओ, पर अब यहाँ से चलो, कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? वीरेन परेशान होकर बोला। तो चलो ना, मैंने कब रोका है, उल्टा आप ही मेरा हाथ पकड़े हुए हो। हिति मुंह बिगाड़ते हुए बोली। वीरेन ना में सिर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया, पर हाथ तो उसने अब भी नहीं छोड़ा था। वीरेन सबसे पहले लेडीज सेक्शन में गया और लेडी सेल्समैन से वहाँ की सारी बेस्ट ड्रेसेस दिखाने बोला। सेल्समैन ने बहुत सारी और सुंदर सुंदर ड्रेसेस निकालकर वीरेन और हिति के सामने रख दी। वीरेन ने हिति की तरफ देखकर कहा, तुम्हें जो भी पसंद हो वो सब ले लो। ओके। हिति सारी ड्रेसेस को देखने लगी, फिर मुंह लटकाकर खड़ी होता गई। वीरेन ने उसे ऐसे उदास खड़ा देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया क्या? अगर पसंद नहीं है तो हम कहीं और से ले लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हिति उदास होकर बोली। तो फिर कैसी बात है? वीरेन उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। वो ना, मतलब मुझे सारी ड्रेसेस पसंद है और सारी ही लेना है। पर हिति की आंखें हल्की नम हो गई थी। पर क्या? वीरेन उसकी आंखों से आंसू पोंछता हुआ बोला। वो हमारे मम्मा पापा है ना, वो हमें ज्यादा ड्रेसेस नहीं लेने देते हैं। पर दादू और हमारी वो फ्रेंड है ना प्रीति, वो हमें दिला देते थे ड्रेसेस, पर ये तो। कहते हुए सिर झुका लिया। तुम्हें ये सारी ड्रेसेस पसंद है, तुम्हें लेनी है? वीरेन उसके चिन को पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाते हुए बोला। हाँ, पर सारी ड्रेसेस पैक करके काउंटर पर भिजवा दो, वीरेन ने सेल्समैन से कहा। फिर हिति से बोला, अब खुश? हिति खुश होकर वीरेन के गले लगते हुए बोली, बहुत। उद्धरण चिन्ह। अचानक से हिति के गले लगने से वीरेन हड़बड़ा गया और फिर उसे पकड़ते हुए बोला, चले, अभी तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है ना। हाँ चलो, हिति खुश होते हुए उससे दूर होकर बोली। वीरेन और हिति वहां से दूसरे सेक्शन में चले गए। हिति मासूम मुस्कान लिए बोली, मैं दादू को बताओगी कि मेरे वीर ने मेरे लिए इतने सारे ड्रेसेस लिए हैं। वो अपने दोनों हाथ को फैलाते हुए बोली। हिति इस समय किसी 10-12 साल की बच्ची की तरह लग रही थी। हिति ऐसे ही पूरे मॉल में वीरेन को परेशान कर रही थी। वीरेन का मन उसकी हरकतें देखकर कभी हंसने का करता तो कभी रहने का। उस समय उसकी सिचुएशन को उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता था। वीरेन और हिति फूड पार्लर की तरफ बढ़ रहे थे। हिति की नॉनस्टॉप बकबक चालू ही थी, पर अचानक ही उसकी आवाज आना बंद हो गई। वीरेन को ये देख हैरानी होने लगी। जब थोड़ी देर तक हिति की आवाज नहीं आई तो वीरेन को थोड़ा सा अजीब लगने लगा। वो पीछे पलटकर देखता है तो हिति वहां थी ही नहीं। वीरेन को अब डर सताने लगा कि कहीं हिति कहीं गुम तो नहीं हो गई। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन हिति उसे कहीं नहीं दिखी। वो थोड़ा आगे गया, वहां जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इधर ऑफिस में इंदौर, दक्ष ने सारी एक साल में आई हुई न्यू गर्ल्स एम्प्लॉय की लिस्ट लाकर ऋषि को दे दी।
ऋषि ने उसे एक फाइल पकड़ाकर कहा, ये फाइल चेक करके मुझे बताओ कि इसमें क्या कमी है। अगर नहीं बता पाए तो तुम्हारी कंप्लेन मैं भाई से कर दूंगा और फिर तो तुम जानते ही हो भाई को। ऋषि ईविल स्माइल के साथ बोला। उसकी बात सुनकर दक्ष हैरान रह गया। उसे अब समझ आया कि उसने ऋषि से पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। वो उस वक्त को कोसने लगा जब उसने वो कदम उठाया था। फ्लैशबैक। ऋषि के केबिन से बाहर आने के बाद दक्ष सीधा अपने केबिन में गया और एक देवराज जी को फोन ऋषि की सारी बातें बता दी। जिसके बाद देवराज जी ने ऋषि को फोन किया। फोन पर, ऋषि ये क्या कर रहे हो तुम ऑफिस में? तुम वहां काम करने गए हो या गर्ल्स एम्प्लॉयज की छानबीन करने गए हो? ऋषि वहां सिर्फ काम करो, अगर वीर को पता भी चला ना कि तुमने उसके पीठ पीछे ये सारे काम कर रहे हो तो अच्छी खबर लेगा वो तुम्हारी, समझे? याद है ना पिछली बार क्या करवाया था उसने, या भूल गए? देवराज जी हंसते हुए बोले। यस डैड, कुछ नहीं भूला हूँ। ठीक है, नहीं करूँगा कोई खुराफात। आप हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मैं कुछ ना कुछ उल्टा ही करूँगा? ऋषि चीखते हुए बोला। बेटा, अपने खून पर भरोसा है मुझे, आखिर कुछ ना कुछ तो मेरे जैसे गुण आएंगे ही ना, देवराज जी हंसते हुए बोले। ऋषि भी हंसते हुए बोला, क्या डैड आप भी? मम्मा की डांट सुनने आए बाद भी आप नहीं बदले? उसकी बात सुनकर देवराज जी हंसने लगे और बोले, चल शैतान कहीं का, रखता हूँ फोन। और हाँ, ये बात मुझे ही पता है अभी। याद रखना अपनी उस चुगलखोर बहन को मत पता चलने देना, वरना वो भाई की लाडली वीर को बता देगी, फिर तो तुझे पता है क्या होगा। देवराज जी उसे सचेत करते हुए बोले। ओके डैड, लव यू एंड मिस यू बहुत सारा। लव यू टू बेटा एंड आई मिस यू टू बेटा, वो मुस्कुराते हुए बोले। दोनों ने फोन पर बात कर कॉल कट कर दिया। ऋषि उस दिन को सोचने लगा जब उसने पहली बार ये ऑफिस ज्वाइन कर लड़कियों की फाइल मंगवाई थी। उसके बाद वीरेन ने अपने असिस्टेंट से कहकर ऋषि की सारी गर्लफ्रेंड्स को एक दूसरे से मिलवा दिया था। उसके बाद तो जो ऋषि की हालत की थी उसकी गर्लफ्रेंड ने वो सोचकर ही ऋषि सिर झटक कर बोला, नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, वरना पता नहीं इस बार सारी गर्लफ्रेंड्स क्या करेगी मेरा। उसके बाद ही ऋषि को समझ आया कि जरूर उसके डैड को फोन दक्ष ने किया होगा, तो ऋषि ने दक्ष को परेशान करने का प्लान बना लिया था। फ्लैशबैक एंड दक्ष हैरान परेशान सा अपनी किस्मत को कोसता हुआ फाइल लेकर चला गया। इधर मिशिका अपने कमरे में पागलों की तरह मुस्कुराए जा रही थी। उसने सोच लिया था कि वो अब आगे क्या करेगी। वही उसकी चिंता में उसके दोनों भाई और डैड परेशान हो रहे थे, पर शायद कोई ऐसी बात थी जो कावेश को और ज्यादा चिंता में डाल रही थी। कावेश एकटक मिशिका के कमरे को देख रहा था। फिर कुछ सोचकर कावेश मिहिर और मी कपूर को लेकर मिशिका के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में किसी की आहट सुनकर मिशिका वापस सोने की एक्टिंग करने लगी। तीनों जब कमरे में पहुंचे तो देखा मिशिका सो रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक ना समझकर बस उसके आसपास तीनों खड़े होकर मिशिका को निहारने लगे। मी कपूर मिशिका के सिर के पास बैठकर प्यार से उसका सिर सहलाकर उसके माथे को चूम कावेश और मिहिर से बोले, चलो हम चलते हैं, जब ये उठेगी तब हम बात करेंगे। ऐसा क्या देखा वीरेन ने मॉल में कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और क्या होगा दक्ष का, क्या गलती ढूंढ पाएगा दक्ष? 34 मुझे गोदी में जाना है। वीरेन हिति को ढूंढते हुए थोड़ा आगे आया तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। सब मने टॉय शॉप थी जिसके एक सेक्शन में टॉय और दूसरे सेक्शन में टैडी थे। डॉट 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 हिति टैडी सेक्शन में खड़ी थी और उस टैडी सेक्शन की सेल्स गर्ल के हाथ से एक बड़ा से टैडी छीनते हुए चिल्ला रही थी। डॉट 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 छोड़ो, ये मेरा टैडी है, छोड़ो इसे। डॉट 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 एक तरफ से वो टैडी हिती खींच रही थी तो दूसरी तरफ से वो सेल्स गर्ल। डॉट डॉट और उन दोनों की इसी खींचातानी में वो टैडी दो भागों में बट गया। उस टैडी का एक आधा भाग हिती के हाथ में और आधा उस सेल्स गर्ल के हाथ में आ गया। डॉट 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 टैडी को फटा देख वो सेल्स गर्ल हिती पर चिल्लाते हुए बोली, क्यों? डॉट डॉट बल्दी मेंटल, तुमने फाड़ दिया, अब बिल कौन तुम्हारा बाप भरेगा, पागल कहीं की। ये कहते हुए वो हिती को धकेल देती है जिससे वो नीचे गिरने लगती है, पर तभी कोई आकर उसे संभाल लेता है। हिती गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो सुरक्षित है, वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अपने आप को वीरेन की बाहों में पाकर की राहत की सांस लेती है। पर उसे अब डर लगने लगा कि कहीं वीरेन उस पर गुस्सा ना करने लगे उस नुकसान के लिए। वीरेन हिती को सीधा खड़ा करता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। हिती डर से कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया था वीरू, मैं तो बस वो टैडी। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वो डर के कारण रोने लगी। वीरेन उसके करीब आया
हिती को लगा वो उसे डांटेगा। वो हकलाते हुए बोली, माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कहकर वो थोड़ा पहले हटने लगी। वीरेन उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर हिती की गालों पर लुके हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोला, शश, चुप, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा और तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया तो चुप, हम जाओ। ओके, वीरेन उसके कानों के पास ठहरी हुई आवाज में बोला, फिर उससे दूर हुआ और उस सेल्सगर्ल के पास जाकर खड़ा हो गया। सेल्सगर्ल ने जब वीरेन को गुस्से में देखा तो एक पल को वो डर गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, खेलो सर, मे आई हेल्प यू। वीरेन गुस्से में हिती की तरफ उंगली पॉइंट कर उस सेल्सगर्ल से बोला, उसे धक्का क्यों दिया था? उद्धरण चिन्ह। वो सेल्सगर्ल वीरेन को गुस्से में देख डरने लगी और हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, वो गलती से धक्का लग गया था। वाले से भी वो लग कि बिल्कुल पागल है। उसके इतना कहते ही वीरेन गुस्से से चीखा, इनफ, हाउ डे यू इवन कॉल माई वाइफ क्रेजी। उद्धरण चिन्ह। वाइफ सुनकर वो सेल्सगर्ल हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हिती द बिजनेस टाइकून वीरेन कौशिक की पत्नी है। शोर की आवाज सुनकर मैनेजर भी वहां आ गया। वीरेन को गुस्से में देख मैनेजर भी एक पल को घबरा गया। फिर खुद को संभालते हुए वीरेन से बोला, सर, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह। प्रॉब्लम? मैनेजर, अभी के अभी इस लड़की को मेरी आंखों के सामने से हटाओ, वरना आगे ये कभी कहीं दिखाई नहीं देगी। अभी के अभी इसे निकालो, वरना तुम कोई और जॉब ढूंढ लेना। मेरे मॉल में इस तरह की बदतमीज लोग नहीं चाहिए, समझे? वीरेन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। मैनेजर का वैसे ही डर के कारण बुरा हाल था, क्योंकि वीरेन वैसे तो कभी मॉल नहीं आता था, पर जिस दिन भी आता था किसी न किसी की नौकरी तो जाती ही थी। मैनेजर से सॉरी कहते हुए बोला, सर आप निश्चित रहिए, आगे ये कभी आपको दिखाई नहीं देगी। वीरेन ने एक नज़र हिती को देखा जो उसके गुस्से के कारण डर से कांप रही थी। वीरेन को अब रियलाइज हुआ कि वो बहुत गुस्से में है और शायद उसका ये बिहेवियर हिती के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो वो अपने आप को शांत करते हुए बोला, हिती, शांत हो जाओ और चलो लंच पर चलते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? वो हिती के आंसू पोंछते हुए बोला। हिती चुप हो गई, पर अब वो ललचाई नजरों से टेडी को देखने लगी। वीरेन ने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा वो टेडी को देख रही है। वीरेन हिती की मंशा समझ गया तो उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर, ये सारे टेडी मेरे पैलेस पहुंच जाना चाहिए, समझे? मैनेजर ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और वहीं हिती उसकी बात सुनकर खुश हो गई। वीरेन हिती को पकड़कर बाहर ले आया और बोला, चले लंच करने। हिती ने हाँ में सिर हिलाया पर आगे बढ़ी नहीं। तो वीरेन उससे बोला, चलो अब, क्या हुआ, जा क्यों नहीं रही हो? हिती ने मासूमियत से कहा, मेरा पैर सो गया और अब उठ नहीं रहा है तो मैं कैसे जाऊं? फिर चाहते हुए, एक काम करते हैं, आप मुझे गोदी में लेकर चलो। उद्धरण चिन्ह। वीरेन उसकी बात सुनकर हैरानी से चिल्लाया, व्हाट? उद्धरण चिन्ह, आर यू सीरियस? मैं तुम्हें गोद में लेकर चलूं? नो वे, तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा, इसलिए बहाने छोड़ो और चलो। हिती उसकी बात सुनकर वही जमीन पर बैठ गई और मुंह फुलाकर बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मेरे वीर हो ना, तो मुझे गोदी में उठाकर ले चलो ना। वो बहुत ही क्यूट फेस बनाकर बोला। वीरेन उसकी नौटंकी से अब बहुत परेशान हो गया था। वो अब ये सोच रहा था कि क्यों वो उसे घुमाने के लिए लेकर आया। उसके पास हिती की बात मानने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। तो वो हिती की तरफ झुका। हिती जो पहले से ही अपने दोनों हाथ फैलाए वीरेन की गोद में उठाने का इंतजार कर रही थी, वो खुश हो गई। वीरेन ने उसे गोद में उठाया और मॉल के बाहर चला आया। उसे वैसे ही गोद में उठाए वो गाड़ी के पास आया और हिती को बोला, हिती अब उतरो और गाड़ी में बैठो। हिती नीचे उतर गई और गाड़ी में बैठ गई। वीरेन जब ड्राइविंग सीट पर बैठा कि तुरंत हिती उसकी गोद में बैठ गई। वीरेन हैरान रह गया और हैरानी से बोला, हिती, अपनी सीट पर बैठो, मैं ऐसे गाड़ी कैसे चलाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। हिती वैसे ही बोली, नहीं, मुझे ऐसे ही बैठना है, मैं नहीं हटूंगी। वीरेन लाचारी से बोला, हिती। तो हिती उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसाकर वीरेन के सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, नाहक, मैं नहीं हटूंगी, मैं मेरे वीर की गोद में ही बैठूंगी। वीरेन समझ गया कि वो नहीं मानने वाली, तो वीरेन ने हिती को सही से एडजस्ट करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वीरेन ने थोड़ी देर बाद देखा तो हिती वैसे ही सो गई थी। तो वीरेन ने लंच का प्रोग्राम कैंसिल कर गाड़ी पैसेल की तरफ मोड़ ली। वीरेन हिती को लेकर पैलेस आ गया। उसने अच्छे से हिती को गोद में संभालकर बाहर आया और अपने कमरे में ले जाकर लेटा दिया। हिती आराम से सो रही थी। वीरेन भी चेंज करके उसके पास ही लेट गया।
वही दूसरी तरफ कोई शख्स गुस्से में बौखलाया हुआ सभी लोगों पर चिल्ला रहा था। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तो मैं एक शख्स का पता नहीं लगा पाए। उनमें से एक आदमी ने कहा, बॉस वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वीरेन कौशिक है। वो कब क्या करता है, कहाँ जाता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि एक गोली चलने की आवाज आई और वो शख्स कटे हुए पेड़ की तरह एक तरफ गिर गया और बाकी के लोग ये देखकर खौफ से भर उठे। तभी उस कमरे में एक आदमी आया और बोला, बॉस पता चल गया वो कहाँ है और साथ ही में वो छमिया भी है। 35 चालें। कावेश, मिहिर और मी कपूर मिशिका को बाहर निकल दूसरे कमरे में आए। मी कपूर बोले, कावेश बताओ क्या परेशानी है जो तुम कल से टेंशन में घूम रहे हो? डैड आप जानते हैं ना मिशु वीरेन कौशिक के लिए पागल है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम मी कौशिक से बात करके दोनों का रिश्ता पक्का कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि मी कौशिक को इस रिश्ते से कोई दिक्कत होगी, आखिर हम भी इंदौर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। मी कपूर की बातों में एक तरह का घमंड दिख रहा था। डैड वीरेन की शादी हो चुकी है, कावेश ने थकी हुई आवाज में कहा। वीरेन की शादी की बात सुनकर मिहिर और मी कपूर के होश उड़ गए। दोनों एक साथ चीखे, व्हाट? कावेश तुम अपने सेंस में तो हो? वीरेन की शादी और किसी को पता भी नहीं? वो वीरेन कौशिक है, द बिजनेस टाइकून वीरेन कौशिक, और उसकी शादी की खबर किसी को नहीं होगी? ये हो ही नहीं सकता। अरे उसकी शादी हो गई होती तो अब तक तो पूरी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ वीरेन कौशिक की ही खबरें दिखा रहे होते। कावेश अगर तुम मजाक कर रहे हो तो बहुत ही घटिया मजाक है। ... तुम देख रहे हो ना अपनी बहन की हालत, और फिर भी ... मी कपूर अभी कुछ और कहते कि कावेश उनकी बात काटते हुए बोला, डैड मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच है। वीरेन की शादी हो चुकी है और इस वक्त वो और उसकी वाइफ कहाँ है ये किसी को भी नहीं बता। बल्कि ये शादी ही एक तरह से सीक्रेट है। क्योंकि आप वीरेन को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वीरेन की शादी के बारे में किसी को पता क्यों नहीं है। आखिर उसने अपनी पर्सनल लाइफ को कितना सीक्रेट रखा है ये तो सभी जानते ही है। पर अब हम क्या करें भैया, मैं अपनी गुड़िया अपनी मिशु को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। प्लीज भैया कुछ भी करो पर हमारी मिशु को पहले की तरह कर दो। मिहिर की बोलते हुए आंखें नम हो गई थी। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय मिशु को समझाने की कि वो वीरेन को भूल जाए। कावेश ठंडी आह भरते हुए बोला, तुम्हें लगता कि मिशु मान जाएगी? क्या तुम नहीं जानते कि वो कितनी जिद्दी है? मी कपूर बोले, जो भी हो डैड पर मिशु को हमें समझाना ही पड़ेगा, कावेश बोला। मी कपूर समझ गए थे कि कावेश ने जरूर कोई खोजबीन करवाई होगी तभी वो इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। आखिर समझे भी क्यों ना, जो इंसान अपनी कंपनी में काम करने वालों तक की खोजबीन करवा सकता है तो फिर ये तो उसकी बहन की जिंदगी का सवाल है जिसे वो अपनी जिंदगी से भी बचा चाहता है। तीनों ही इस परेशानी में गुम थे कि कैसे वो मिशिका को समझाएंगे पर इस सबसे बेखबर कि मिशिका ने उनकी बात सुन ली थी। ... वो तीनों जब कमरे से बाहर आए तो कुछ देर बाद मिशिका भी उनके पीछे कमरे के बाहर खड़ी होकर उन तीनों की बातें सुन रही थी। ... मिशिका ने ये सुन लिया था कि वे तीनों उसे वीरेन से दूर रखने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वो गुस्से से अपने कमरे में आई और अपने बेड पर बैठ गई। वो मुझे मेरे वीर से दूर करेंगे। ... मेरे वीर से? वो नहीं जानते कि मैं वीर के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। जब उसे पाने के लिए उसे तोड़ सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर ईविल मुस्कान आ गई और वो खुद से बोली, मैं भी देखती हूँ वीर कि तुम अब मुझसे कैसे दूर जाओगे। इंतजार करो अब मेरे अगले दाव का। इस सब से अनजान की वीरेन की शादी हो चुकी है मिशिका कुछ रहस्यमय सोच रही थी। उधर जैसे ही उस शख्स ने किसी के लिए क्षम्या कहा तो उसी वक्त एक गोली उसके बाजू को भेदते हुए आर पार निकल गई और वो शख्स वही दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा। जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो उसके पास आया और उसके जख्मों पर पैर रखकर दबाते हुए बोला, अगली बार उस लड़की के बारे में बोलने से पहले 1000 दफा सोच लेना। वो इस दिल की मल्लिका है। अब से नहीं तब से जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। समझा? अब बता कहाँ है वो? दर्द से तड़पते उस शख्स ने कांपती आवाज में कहा, शिरम शिरम शिमला शिमला बॉस। और फिर बेहोश हो गया। वो शख्स दूसरी तरफ पलटा और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आ रहा हूँ मैं वीरेन, तुझसे अपनी जान अपनी मल्लिका को चुराने। अब बस तू इंतजार कर। ये अधिराज खन्ना तुझसे तेरी कीमती चीज कैसे छीनता है। आज तक मिली हर उस हार का बदला तुझसे लूंगा जिसका जख्म मेरे सीने में नासूर की तरह बना हुआ है।
फिर अपने आदमियों से कहकर उन सभी लाशों को ठिकाने लगवा दिया। इधर शिमला में हिताक्षी जब सोकर उठी तो उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जब उसने अपने बाजू में देखा तो हैरान रह गई, वीरेन भी अब तक उठ चुका था। 36 आइसक्रीम स्कैम। हिती जब सोकर उठी तो उसके सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। पर जब उसने अपने पास सोए वीरेन को देखा तो हैरान रह गई, तब तक वीरेन भी उठ चुका था। जब उसने हिती को जागा हुआ देखा तो वो भी उठकर बैठ गया। हिती अपने सिर को हल्का हल्का दबा रही थी, जिसे देख वीरेन समझ गया कि उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। वीरेन कुछ और कहता उससे पहले ही हिती बोली, आप यहाँ क्यों है? आप शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल रहे हैं मी। कौशिक, आपने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ कहा था कि हमारे बीच पति पत्नी जैसे कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर मेरे साथ क्यों सो रहे थे? दूसरे रूम में भी तो सो सकते हैं ना आप। हिताक्षी वीरेन को घूरती हुई बोली, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ सोया था? हाँ तो मेरे साथ सोए। बोलते बोलते अचानक ही हिती को समझ आता है कि वो क्या बोल रही है, और वीरेन उसे डबल मीनिंग में बात करके टीज कर रहा है, तो वो अपने शब्द को हड़बड़ाते हुए सुधार कर बोलने लगती है। नहीं, मेरा मतलब आप मेरे पास क्यों सोए थे? इतना बड़ा तो पैलेस है आपका, दूसरे रूम में सो सकते थे आप। उसकी बात सुनकर वीरेन को हंसी तो आ रही थी, पर उसने कंट्रोल कर लिया। शक चेहरा बनाते हुए बोला, क्या मतलब है कि मैं दूसरे रूम में सो जाऊं? ये पैलेस मेरा है और मेरी मर्जी में कहीं भी सोऊं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट। हिती उसके शक चेहरे को देख घबराते हुए बोली, कॉन्ट्रैक्ट मेरा था तो मर्जी भी मेरी होगी। वीरेन वैसे ही बोला, नहीं, ये सही नहीं कर रहे हो आप। वो डरते हुए बोली, इस डर कारण उसे उसके दर्द के बारे में भूल चुकी थी। ये देख वीरेन बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी घूमकर। वो वीरेन को इतनी जल्दी नॉर्मल होता देख बेख्याली में बोली, हाँ सच में पता नहीं क्यों बहुत थकान हो रही है, जैसे बहुत चला हो। कहकर वो बाथरूम में चली गई। उसके इस तरह बोलने से वीरेन हैरान होकर हिती को जाते हुए देखता रहा। फिर खुद से ही बोला, सीरियसली ये थक गई है, जबकि पूरा मॉल तो हमारी गोद में चक्कर घूम रही थी, और गाड़ी में भी हमारी गोद में ही बैठकर नहीं सोकर आई है, फिर भी ये थक गई है। धन्य है प्रभु तेरी माया। वो अपने हाथ जोड़ ऊपर देखकर बोला, हे भगवान, पता नहीं कब तक हमें ये इनका दोहरा जीवन देखना पड़ेगा, बस इसे जल्दी से ठीक कर दो। मैं कभी मी कौशिक तो कभी वीर नहीं सुन सकता, प्लीज भगवान जल्दी से इसे ठीक कर दो। इधर हिती बाथरूम से बाहर आई तो वीरेन बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर में दोनों नीचे डिनर करने लगे। हिताक्षी का डिनर देखकर फिर से मुंह बन गया। पर वीरेन को देख वो चुपचाप खाने लगी, क्योंकि वीरेन भी वही सब खा रहा था जो हिती खा रही थी। खाने के बाद हिती उठने लगी तो वीरेन ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा लिया और उसके सामने दूध का ग्लास बढ़ा दिया। हिती दूध देखकर जोर जोर से ना में सिर हिलाने लगी और बोलने लगी, नहीं, फिर से नहीं पीऊंगी मैं। लेकिन अचानक ही उसने अपना सिर जोर जोर से हिलाकर बोली, हाँ पी लूंगी, दूध ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो दूध बहुत पसंद है। कहकर वो दूध का ग्लास उठाकर दूध पीने लगी। दरअसल हिती के मना करने पर वीरेन ने आइसक्रीम का बड़ा सा डब्बा उसके सामने रखकर दूध पीने का इशारा करने को कहने लगा। हिती के दूध पीते ही वीरेन ने वो बड़ी सी आइसक्रीम की जगह बहुत छोटी वाली आइसक्रीम उसे पका दी। हिती ये देखकर बोली, बच्चा समझा है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़ी सी आइसक्रीम दिखाकर छोटी सी टॉफी पका रहे हैं। मुझे बड़ी वाली चाहिए, ये वाली नहीं। वो मुंह घुमाकर बैठ गई तो वीरेन वो छोटी आइसक्रीम का डब्बा उठाकर बोला, ओके कोई बात नहीं चाहिए तो ठीक है। वैसे भी तुमने दूध तो पी ही लिया है, मतलब मेरा काम तो हो गया। ओके, जाओ जाकर आराम करो या फिर पढ़ाई करो, मैं जा रहा स्टडी रूम में। कहकर वो आइसक्रीम लेकर उठने लगा तो हिती ने जल्दी से वो आइसक्रीम छुड़ाकर खाने लगी और बोली, मी कौशिक आइसक्रीम को लेकर जो मजाक किया है ना आपने, उसके लिए ना गरुड़पुराण में अलग से सजा होती है, याद रखना। वो सजा तो आपको जब मिलेगी तब मिलेगी, पर मैं जल्दी ही आपको आपके इस आइसक्रीम स्कैम के लिए सजा दूंगी, देख लेना। कहकर वो जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगती है, जैसे अगर देर करेगी तो फिर वीरेन उसे वो भी नहीं देगा। वीरेन उसे ऐसे देख मुस्कुरा कर चला गया। हिती बदबदाते हुए आइसक्रीम खाने लगी। खडूस, झूठा, धोखेबाज, मतलबी, एक बार बस मम्मा के पास चली जाओ, फिर देखती हूँ कैसे मुझे दूध पिलवाएंगे। वीरेन को हिती का खुद को कोसना सुन हंसी आने लगी। वो तुरंत वहां से स्टडी रूम में चला गया। हिती भी अपने कमरे में आकर बैठ गई।
उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो कमरे में बैठी थी कि तभी उसे टेबल पर किताबें देखी। वो किताबों को देखने लगी। जैसे ही किताबों को देखती है कि वो खुशी से उछल पड़ती है। 37 ऋषि का अतीत। इंदौर में नंदनी जी, ऋषि और शुभी तीनों डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नंदनी जी कमरे में आकर देवराज जी को फोन करने लगी, पर देवराज जी ने फोन नहीं उठाया। तो नंदनी जी मोबाइल को गुस्से में बिस्तर पर फेंकते हुए बोली, ये देव भी ना पता नहीं क्या चल रहा है इनके मन में, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस बोल दिया कि 2 दिन में लौट आएंगे। अब जब फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठाएंगे, आने दो उनको, फिर बताती हूँ कि नंदनी को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ेगा। मी कौशिक को कहते हुए वाले बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। इधर शुभी भी पने के बाद मोबाइल में गाने सुनते सुनते सो गई। ऋषि अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल में नंबर देख उसके चेहरे पर ईविल मुस्कान आ गई। वो फोन रिसीव करके बोला, बोलो दक्ष, मिली गलती या फिर जॉब ढूंढ ली दूसरी? दक्ष मिमियाते हुए बोला, ऋषि सर, मैंने लगभग 20-22 बार इस फाइल को चेक कर लिया, ऑफिस में भी कितनी बार चेक किया पर नहीं मिला, आप ही बता दीजिए कि क्या गलती है इस फाइल में। ऋषि के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। तो फिर अब तुम इस जॉब को छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ, मैंने वैसे भी भाई से बात कर ली, वो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, पर प्लीज वीरेन सर से मेरी जॉब मत छीनिए प्लीज, दक्ष रिक्वेस्टली बोला। हम अब आए हो ना लाइन पर, आगे से याद रखना, अगर मेरी चुगली डैड या फिर भाई से करी तो। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, दक्ष जल्दी जल्दी बोला। हम ठीक है, फिर मैं भागी को बोल दूंगा, वो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, ऋषि ने कहा। थैंक यू सर, क्या मैं जान सकता हूँ सर कि आखिर फाइल में क्या गलती है जिसे मैं भी ढूंढ नहीं पाया? कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, मेरी शिकायत डैड से करने की, ऋषि बोला। क्या? दक्ष की आंखें हैरानी से फटी रह गई, दिमाग पूरा सुन्न हो गया। क्या ऋषि सर बस मुझे परेशान कर रहे थे? उसका मन कर रहा था कि वो अपने ही सर के बाल नोच ले, या फिर ऋषि के, पर तभी उसे फोन कटने की आवाज से वो सेंस में आया और सिर हिलाकर बोला, मैं ऋषि सर के मामले मच पड़ूंगा ही नहीं। ऋषि फोन रखने के बाद वापस अपने लैपटॉप में लग गया। कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसका फोन वापस बजा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन रिसीव किया, वो कुछ बोल पता कि तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई जो फोन की दूसरी तरफ से आ रही थी। यू चिटर, लाया कहीं के, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उस निशा के साथ ही अगर लड़की लिपटना चिपटना था तो मुझसे क्यों प्यार किया? बेबी, मेरी बात तो सुनो यार, मैं नहीं उससे लिपटता हूँ, वही आकर मुझसे चिपकने लगती है, ऋषि उस लड़की को समझाते हुए बोला। नहीं उसी के पास जाओ, अब मुझे अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैं ब्रेकअप चाहती हूँ, इट्स ओवर कहकर फोन काट दिया। फोन रखने के बाद उस लड़की की तरफ बैठी दूसरी लड़की ने हंसते हुए उससे कहा, क्या यार क्षमिया, तू तो बड़ी कमीनी निकली, मतलब तेरा खुद का अफेयर रोनी के साथ चल रहा है और तूने उल्टा ऋषि को ही ब्लेम कर ब्रेकअप कर लिया, वाओ यार क्या टैलेंट है तुझमें। दूसरी लड़की क्षम्या बोली, तो और क्या करती शीना, ये ऋषि ना प्यार करने टाइप नहीं है, अब तू ही बता, आजकल रिलेशनशिप में कौन फिजिकल नहीं होता, और वो है ऋषि, वो तो विश्वामित्र का भी बाप है यार, मतलब उसकी भी तपस्या भंग हो गई थी, पर ये ऋषि, ये पता नहीं किस मिट्टी का बना है। कैन यू बिलीव इट शीना, इसने आज तक मुझे किस तक नहीं किया, मतलब सीरियली, ऐसा बेवकूफ भी कोई होता है क्या, कहकर हंसने लगी। हाँ, वैसे भी तू कौन सा उसके लिए सीरियल थी, तू तो उसके पैसों से प्यार करती थी, अब जब तूने सब कुछ पा लिया उसके पैसों से तो तेरा ब्रेकअप करना तो बनता था, है ना? शीना उसे तंज कसते हुए बोली। छोड़ ना यार, वैसे भी रोनी मेरा वेट कर रहा होगा होटल ब्लूबेरी में, मैं चलती हूँ, बाय, कहकर क्षम्या चली गई। उसके जाते ही शीना खुद में ही बोली, तुझसे बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जिसने रियल डायमंड को छोड़कर एक पत्थर को चुन लिया। बहुत दुख हो रहा है क्षम्या तेरे लिए, आजकल जहाँ प्यार के नाम पर बस हवस ही होती है, वही तूने उस इंसान को छोड़ दिया जिसने अभी तक तुझे गलत इरादे से छुआ तक भी नहीं। पर कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ जो तूने ऋषि को छोड़ दिया, क्योंकि तू उसे डिजर्व ही नहीं करती, उसके लिए तो एक बहुत ही नेकदिल और प्योर सोल ही बनी होगी, पर तब तू कुछ नहीं कर पाएगी, कहकर वो भी चली गई। वही ऋषि फोन रखकर हंसने लगा और बोला, मैंने ने धोखा दिया या खुद को ही अपने रोनी के साथ रिलेशनशिप रखना था, तुमसे कैसी शिकायत क्षम्या, जब हमें कभी तुमसे प्यार ही नहीं था। चलो तुम अपने रोनी के साथ खुश रहो और हम अपनी तन्हाई में ही खुश रह लेंगे।
कहते हुए उसने अपने वार्डरोब से एक एक फोटो निकाली। वो तस्वीर एक लड़की की थी जिसकी मासूमियत से भरी आंखें गवाह थी कि वो कितनी नाजुक सी होगी। ऋषि की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुकाए। वो भर्राए गले से बोला, अरु प्लीज आ जाओ ना, अब 7 साल से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, क्या मेरा दर्द तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? देखो ना, आज फिर एक और लड़की से ब्रेकअप हो गया। तुमने सही कहा था, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं झेल सकता। प्लीज आ जाओ ना, बहुत दर्द होता है, अब मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बिना। तुमने कहा था कि तुम जल्दी ही लौटकर आओगी मेरे पास, पर देखो कितना वक्त बीत गया, अब तक तुम नहीं आई। वो अभी तस्वीर से बातें कर ही रहा था कि ऋषि का फोन एक बार फिर बजा। ऋषि ने फोन देखा तो झट से अपने आंसू पोंछ लिया और गहरी सांस लेकर फोन रिसीव कर बोला, हेलो भाई, कैसे हो आप? और भाभी ठीक तो है ना? तू रो रहा था? दूसरी तरफ से वीरेन की आवाज आई। नहीं भाई, मैं कहाँ रो रहा हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं नहीं रो रहा हूँ, ऋषि हकलाते हुए बोला। तब तक उसकी याद में जिएगा, तू बच्चा संभाल खुद को भाई, तू अगर ऐसे रोएगा, कमजोर पड़ेगा तो कैसे चलेगा? वीरेन उसे समझाते हुए बोला। वही इंदौर शहर के ही दूसरे छोर पर बना एक हवेली नुमा घर था। वो घर पूरी तरह रंग बिरंगी लाइटों और लदियों से सजा था। उसी हवेली के एक कमरे में शक पहरा लगा रखा था। उस कमरे के अंदर काफी मशीनें रखी हुई थी और उन मशीनों के बीच घिरी एक जिंदगी। एक लड़की अपनी सांसें ले रही थी। उसी के पास एक डॉक्टर उस लड़की का इलाज कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक औरत औदा आई। वो औरत पूरी तरह मेकअप से पूती हुई थी। वो बोली, क्या डॉक्टर, कैसी है ये छोकरी और ठीक कब तक होगी? वो डॉक्टर बोला, देखो रेशमा, मैंने पहले ही कहा था कि ये शायद जीना नहीं चाहती, इसलिए अब तक इसे होश नहीं आया है। अरे तू किस लिए है यहाँ? इसी खबर को सुनाने के लिए तू इतना पैसा लेता है मुझसे? देख डॉक्टर, मुझे ये लड़की ठीक चाहिए। तुझे पता है कितनी कीमत है इस लड़की की? पूरे 2 करोड़। देखी है तूने? नहीं ना, ये लड़की मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वो सेन मुझे इसके पूरे 2 करोड़ दे रहा है। अरे मुझे तो वो पैसे कब का मिल जाते, पर मेरी फूटी किस्मत की जिस रात इसे उस सेन के बिस्तर पर सजना था, उस रात ही ये लड़की यहाँ से भाग निकली और इसका एक्सीडेंट हो गया। तब से ये महारानी ऐसे ही पड़ी है, और ऊपर से वो सेन उसे मुझे हर रात एक अनछुई लड़की देना पड़ता है। पता है कितना मुश्किल हो रहा है सब मेरे लिए। तू कुछ भी कर, बस इस लड़की को ठीक कर, चाहे जितना रुपया लगेगा मैं दूंगी तेरे को, बस मुझे ये ठीक चाहिए। रेशमा अपने आदमी की तरफ इशारा करती है तो वो आदमी उस डॉक्टर के हाथ में 50,000 की गड्डी रख देता है, जिसे देख डॉक्टर खुश हो जाता है। तभी रेशमा उस आदमी से कहती है, भीमा ले जा डॉक्टर को और देखा दे सबको, अगर कोई पसंद आ जाए तो आज रात दे देना इसे। वो लड़की को कहकर वो बाहर चली जाती है। उसके पीछे डॉक्टर भी भीमा के साथ चला जाता है। वीरेन की बात सुनकर ऋषि फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए बोला, भाई वो कब आएगी? मैं नहीं रह सकता उसके बिना, प्लीज आप मुझे उसे कहीं साथ भी ढूंढ कर ला दो, प्लीज भाई। वो मर चुकी है ऋषि, एक ऐसी दुनिया में जा चुकी है जहां से कोई नहीं वापस लौटकर आता है। वीरेन थोड़ा जोर से बोला, 38 किडनैपिंग। वो मर चुकी है ऋषि, सुना तूने? मर चुकी है वो, उस दुनिया में जा चुकी है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती है। वीरेन ऋषि पर थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए बोला, भाई कहकर ऋषि रोने लगा। ऋषि के आंसू वीरेन की दिल के 1000 टुकड़े कर रहा था, पर वो चाहकर भी अपने भाई को इस दुख से उभार नहीं सकता था। बच्चा शांत हो जा, और तू अगर ऐसे बच्चों की तरह रोएगा तो कैसे चलेगा? अरु जहाँ भी होगी तुझे देख रही होगी, तुझे ऐसे देखकर वो भी सुकून से रह नहीं पाएगी ना भाई। तू चाहता है कि अरु को तेरी वजह से कोई तकलीफ हो? वीरेन उसे समझाते हुए बोला, नहीं भाई, मेरी अरु को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अब बिल्कुल नहीं रोऊंगा। अरु को ऋषि रोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं रोऊंगा। ऋषि अपने आंसू पोंछता हुआ बोला। गुड, तो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, वीरेन ने कहा। थैंक यू भाई, जब भी मैं अकेला या कमजोर महसूस करता हूँ आप हमेशा मुझे संभाल लेते हो, चाहे आप मेरे पास हो या ना हो। यू ऑलवेज विथ मी भाई, ऋषि नम आंखें पोंछता हुआ बोला। तू और गुडिया तो मेरी जान हो, तुम दोनों को कोई दुख या तकलीफ हो और मैं ना जान पाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वीरेन भी अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए बोला। गुड नाइट भाई, गुड नाइट बच्चा, कहकर वीरेन ने फोन रख दिया। वीरेन से बात करके ऋषि को हल्का महसूस हो रहा। उसने फोन बेड के पास टेबल के पास रखा और फोटो को अपने सीने पर लगाए ही सो गया।
शिमला में वीरेन ऋषि से बात करने के बाद फोन रख स्टडी रूम से अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर देखा तो हिति का सिर बेड के एक तरफ लटक रहा था और उसकी बुक बेड से नीचे गिरी हुई थी। वीरेन उसे देखकर बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिर सिर झटककर वो आगे बढ़ गया। बुक को नीचे से उठाकर स्टडी टेबल पर रखकर वो हिति को ठीक से सुला दिया। पर फिर अचानक हिति नींद में ही वीरेन को कसकर पकड़ लिया। वीरेन तो वैसे भी बेड पर ही सोने वाला था, पर हिति के इस तरह पकड़ने से उसे उसके पास ही सोना पड़ा। वो जितना उसका हाथ हटाने की कोशिश करता वो उतना ही उससे चिपक कर सोने लगती। वीरेन झल्लाते हुए बोला, नॉट आगन यार, सुबह उठेगी तो फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर शुरू हो जाएगा। इस बार वीरेन ने उसका हाथ अपने पेट पर से हटाया तो हिति ने इस बार उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। वीरेन आवाज सा अपने गाल पर हाथ रखकर हिति को देख रहा था। तभी उसे हिति की आवाज सुनाई दी, जो नींद में बदबद रही थी, प्रीति तू ना मुझसे दूर मत जाया कर, नहीं तो मैं ऐसे ही तुझे मारूंगी, समझी? अब चुपचाप सो जा। उद्धरण चिन्ह। वीरेन उसे हैरानी से देखता हुआ बुदबुदाया, ये लड़की नींद में बदबदाने के साथ हाथ भी चलाती है। हे भगवान, अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो ये तो ठीक हो जाएगी, पर मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। ओ गॉड। उद्धरण चिन्ह। वीरेन उस पल चौंक गया जब हिति ने उसकी कमर को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और पैरों को भी उसके ऊपर रख लिया। वीरेन पूरी तरह से हिति की जगह में था। वीरेन परेशान सा हिति को देख रहा था, जो कि दवाई के असर से गहरी नींद में सो रहा था। वीरेन को मजबूरी में वैसे ही सोना पड़ा। अगली सुबह हिति सोकर उठी तो देखा आज फिर वो वीरेन के साथ सो रही थी, बल्कि उसे जगाकर सो रही थी। हिति समझ गई कि इस बार उसकी गलती थी। उसने सोचा कि वीरेन के उठने से पहले ही वो वहां से भाग जाए और उसने वही किया। हिति तुरंत वहां से 9-2-11 हो गई, पर इससे अनजान कि वीरेन उठ चुका था। आज की सुबह दोनों की बिना किसी बहस से शुरू हुई। उसके बाथरूम में जाने के बाद वीरेन भी उठकर दूसरे रूम में तैयार होने चला गया। कुछ देर में दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और हिति का वही ड्रामा दूध को देखकर। पर उसने देखा कि आज वीरेन ने उसके दूध के ग्लास के पास बड़ी सी कैडबरी रख दी थी। हिति ने आज होशियारी दिखाते हुए पहले ही कैडबरी ले ली, फिर दूध पिया। वीरेन हिति को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर सिंह के मुताबिक उसका सिर दर्द कभी भी हो सकता है, या कभी कभी वो अपनी पर्सनैलिटी को भी भूल सकती थी, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए ही। इसलिए वो हमेशा उसके साथ ही रह रहा था। वो अपना काम घर से कर रहा था। इसी तरह 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में कभी कभी हिति के सिर में दर्द होने लगता तो वीरेन उसके सर की मालिश कर दिया करता था। हिति का गुस्सा तो वीरेन पर कम नहीं हुआ था, पर अब वो ज्यादा लड़ाई नहीं किया करती थी। इंदौर में 2 दिन बीत गए थे। देवराज जी का ना तो फोन उठा रहे थे और ना ही उनके बारे में किसी को कुछ पता था। नंदनी जी परेशान सी अपने कमरे में घूम रही थी। तभी उसके कमरे शुभी आई। उन्हें ऐसे परेशान देख वो बोली, मम्मा क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो? नंदनी जी परेशानी से बोली, बेटा तुम तो जानती हो ना तुम्हारे डैड को, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, पर उन्हें तो जैसे किसी की पड़ी ही नहीं है। कम से कम एक फ़ोन तो कर देते, या मेरा फ़ोन ही रिसीव कर लेते, पर नहीं करना तो उन्हें अपने मन की ही है। मम्मा आप तो जानती हो ना डैड को, जरूर वो अपने काम में उलझे हुए होंगे, तभी ना कॉल कर रहे हैं और ना ही रिसीव कर रहे हैं। आप बस टेंशन मत लो, डैड ने कहा था ना कि वो 2 दिन में आ जाएंगे, सो डोंट वरी, वो आ जाएंगे, कहकर नंदनी जी के गाल पर किस कर दिया और वहां से चली गई। शुभी अपना बैग लेकर शांति विला से बाहर चली गई अपनी फ्रेंड के घर। शुभी अपनी फ्रेंड को बीच रास्ते से पिकअप करने के लिए गाड़ी से बाहर वेट कर रही थी कि तभी उसका मुंह बंद कर कुछ लोग जबरदस्ती उसे दूसरी गाड़ी में डालकर वहां से चले गए। कौन है जिसने शुभी को अगवा किया और किस मकसद से किया? कहाँ है देवराज जी और क्या है उनके गायब होने की वजह? जब 40 अनटाइटल्ड चैप्टर। इधर मिशिका अपने कमरे में बैठी चक्कर काट रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल नंबर देखकर पहले तो उसने डिस्कनेक्ट करके मोबाइल बैग पर पटक दिया, पर जब दोबारा फोन बजा तो उसने गुस्से में फोन रिसीव कर लिया। उधर से किसी लड़के की आवाज आई, हेलो मिशिका, कैसी हो? और तुम्हारे डैड का काम हुआ या नहीं? और तुम वापस कब तक आ रही हो? वो लड़का एक सांस में सारी बातें बोल गया। पहले तो मिशिका को उसके इतने सवाल सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर फिर किसी तरह कंट्रोल करके बोली, अक्षय बेबी टाइम लगेगा थोड़ा, और इतने टाइम बाद इंडिया वापस आई हूँ तो डैड, कावेश भाई और मिहिर भाई अभी जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिन यही इन सब के साथ रहना है। तुम समझ रहे हो ना बेबी? मिशिका जरूरत से ज्यादा अपनी बातों को चाशनी में बोलते हुए बोली।
तुम ठीक कह रही हो जान। कितने सालों बाद तुम अपने डैड और भाइयों के पास गई हो तो पूरा समय बिताओ उनके साथ, पर फिर भी ये मत भूल जाना कि कोई तुम्हारे इंतजार में बेकरारी में अपने दिन काट रहा है। अक्षय मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल बेबी, मैं भी बस तुम्हारे ही याद में अपने दिन काट रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं अभी रखती हूँ, बाद में कॉल करूँगी। ओके। मिशिका जबरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोली। ओके, मिस यू एंड आई लव यू, अक्षय फोन को चूमते हुए बोला। मिस यू टू बेबी एंड लव यू सो मच, कहते हुए मिशिका ने फोन कट कर दिया। फोन को बेड पर फेंकते हुए मिशिका गुस्से में बोली, लव यू माय फुट। अगर तुमसे मेरा मतलब ना होता ना अक्षय, तो तुम जैसे इमोशनल फूल लड़के की तरफ मिशिका देखना भी पसंद ना करती। फिर मिशिका कुछ सोच कुटिलता से मुस्कुराए और खुद से ही बोली, मिशु बेब्स चल अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा, कहते हुए अपना मोबाइल और पर्स उठा कमरे से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ वो लड़का अपनी यूनिट के साथ उस हवेली तक पहुंच गया था, पर वो सभी हवेली से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। वो लड़का वायनाकुलर से हवेली का मुआयना करने लगा। फिर पलटकर अपने साथियों से बोला, कमांडो आज की ये जंग हम बिना हथियार के लड़ेंगे। इज दैट क्लियर? सभी एक साथ यस सर। वो लड़का सभी जवानों को हवेली को चारों तरफ से इस तरह से घेरने के लिए कहता है कि किसी को कानो कान खबर भी ना लगे। सभी ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। वो सभी दबे पावों हवेली को घेरने लगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। आखिर लगती भी कैसे? जो लोग जंगल के सूखे पत्तों तक पर चलने के बाद अपनी उपस्थिति का पता अपने दुश्मनों को ना चलने दे, फिर तो ये समतल जमीन थी जिस पर अपने कदमों की आहट तक को वो सभी बड़ी आसानी से छुपा सकते थे। सारे जवानों ने हवेली को घेर लिया। उस हवेली के पहरेदारों को एक एक कर उनकी गर्दनों की इतनी फुर्ती से तोते जा रहे थे कि किसी भी गुंडे को चीखने तक का मौका ना मिला। आखिर सभी जवान उस हवेली के अंदर घुस गए। हवेली में 2 कमरे को छोड़कर बाकी कहीं भी पहरा नहीं था। उस लड़के ने सभी जवानों को 2 टुकड़ों में बांटकर हवेली के उन 2 हिस्सों में भेज दिया जहां पहरा था। और खुद उस तरफ चला गया जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर वो समझ गया कि ये आवाज शुभी की है, मतलब वो अंदर उस कमरे में है और उस कमरे के बाहर सख्त पहरा लगा हुआ है। वो लड़का अकेला ही उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही उन गुंडों की नज़र उस लड़के पर पड़ी, वो उससे बोले, ए लड़के, यहाँ कैसे आया? चल निकल यहाँ से, वरना यही मार दूंगा तुझे। जैसे जैसे वो लड़का कमरे के नजदीक आ रहा था, चीखें और तेज होती जा रही थी। उस लड़के ने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, वो गुंडे उसे खींचकर उस दरवाजे से दूर करते हुए बोले, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोला ना निकल यहाँ से, नहीं तो यही दफना दे। आगे के शब्द वो गुंडा बोल ही नहीं पाया और पीछे की तरफ लुक गया, क्योंकि उस लड़का के उस गुंडे के गले के बीचों बीच जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो गुंडा तुरंत मर गया। उस गुंडे की लाश देख वहां खड़े दोनों गुंडे उसे एक साथ मारने आगे बढ़े कि उस लड़के ने दोनों को गर्दन से पकड़कर एक दूसरे का सिर आपस में भिड़ा दिया, जिससे दोनों ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़े।